क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे भी रहा नहीं जाता। और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बोलने का मन करता है और कहने का भी मन करता है, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। और तब जबकि घटनाएं आपके आसपास हो रही हों और उन घटनाओं से आपके जीवन पर भी असर पड़ने वाला हो, आपकी देश दुनिया समाज पर असर पड़ने वाला हो। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत अच्छा शख्स था, बड़ा इज्जतदार और विद्वान, और पूरे देश दुनिया में उसकी इज्जत थी। तो उसका एक बेटा था जो कहता था कि हमको अपना परिवार को घुमाने के लिए गाड़ी एक चाहिए। तो अपने पापा से बोला, पापा हमको गाड़ी दे दीजिए और जिसमें हम अपने परिवार के साथ सुखी रहेंगे और घूमेंगे, क्योंकि आपके साथ जो है हमको दिक्कत होती है गाड़ी में चलने में। आपके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी हमें दे दीजिए। पापा ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी तुमको गाड़ी चलाने का आइडिया है नहीं, अंदाज़ा नहीं है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या फ़ायदा, चोट लग जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, और परिवार भी जो तुम्हारे साथ है उनको भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बेटा जो है माना नहीं। तो उस शख्स ने अपने पिताजी से, अपने बापू से पूछा कि बापू क्या करेंगे, बेटा जो है जिद कर रहा है। तो बापू ने कहा कि ठीक है बेटा, बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, उसका अपना परिवार है, उसके अपने लोग हैं, अपनी उसकी एक दुनिया है, तो उसको गाड़ी दे दो, बेहतर होगा। तो उसको एक गाड़ी दे दी गई। तो उस गाड़ी का जो है इस तरह से ये हाल था। वो बेटा बड़ा खुश था, नई नई गाड़ी मिली थी, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समय व्यतीत कर रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उस बेटे को गाड़ी चलानी आती नहीं थी और उसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ी जो है कई बार ठोकी गई, कई बार उसका एक्सीडेंट हुआ, कई बार उस गाड़ी ने दिक्कतें क्रिएट की। तो कुछ ऐसा हाल हुआ कि गाड़ी कभी ठुकी तो ये हाल था, तो कभी फिर ठुकी तो फिर ये हाल था, तो कभी फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, भीषण एक्सीडेंट हुआ तो उसका ये हाल था, तो कभी फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके परखचे उड़ गए तो उसका ये हाल था। परिवार तबाह हो गया, जो उसके परिवार में लोग रहते थे वो भी तबाह हो गए कि ये किस तरह से गाड़ी चलाई जो कि इतने सारे एक्सीडेंट हो गए, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, लहूलुहान हो गए। तो बस यूं ही चलता रहा। आज की डेट में जो वो गाड़ी है उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि मतलब एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ है, अब वो ना चलने लायक है और ना रोड पर किसी भी तरीके से आने लायक है। आप खुद ही देख सकते हैं कि गाड़ी का ये हाल हुआ है। और उसके बाद आज की डेट में ऐसा हाल होने के बाद भी उस गाड़ी का ये हाल है कि चारों तरफ आग है, अंगार है, बम है, गोले हैं, फायरिंग है, और जो भी है सब तरफ जो है आग है। आज गाड़ी इस हाल में है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज बात करते हैं अपने पड़ोसी की, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं समय, और पूरी दुनिया में मजाक बना रखा है उस देश ने अपना भी और अपने इलेक्शंस का और अपनी जमहूरियत का। पाकिस्तान ने वो नज़ारा पेश किया है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। उसके सियासतदानों ने, उसकी आर्मी ने, उसके इलेक्शन कमीशन ने, उसकी पुलिस ने, उसके जितने भी इदारे हैं, सब ने इस तरह का मुजाहरा पेश किया है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। देखिए दोस्तों, ये नवंबर 2023 में जब पाकिस्तान में इलेक्शंस अनाउंस हुए थे तो डेट थी फरवरी 11, और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जो सत्ता वहां पे है उसने अपने अनुकूल जो है परिस्थितियां करने के लिए इलेक्शंस 2-3 दिन पहले करा दिए। कल इलेक्शंस पाकिस्तान में हो चुके हैं और अभी वहां पे काउंटिंग जारी है। तो क्या हाल है उस देश का, उस बच्चे का जो मैंने आपको बताया जिसने गाड़ी मांगी थी। वो गाड़ी नहीं, एक देश था, और जिस तरह से गाड़ी ठुकी हुई गाड़ी की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, उसी तरह उसने उस देश की गाड़ी को चलाते हुए ठोका है और अपनी आवाम को बर्बाद कर दिया है। पूरी आवाम जो है त्राही त्राही कर रही है। इलेक्शंस डिक्लेयर होने के बाद पाकिस्तान में क्या हाल हुआ देखिए। पाकिस्तान इलेक्शन कैंडिडेट शॉट डेड व्हाइल कैंपेनिंग, यहाँ पे गोलीबारी हुई, इसको मार दिया गया, फिर 4 यहाँ मर गए। दूसरी किसी जगह पे इमरान खान की पार्टी की रैली की बात हो रही है, फिर ये एक 15 लोग यहाँ मर गए, एक और एक्सप्लोजन हुआ, फिर यहाँ पे भी लोग मर गए। ये हाल है आज के पाकिस्तान का और ये हाल है आज की वहां की सियासत का। तो ये जो इलेक्शंस डिक्लेयर होने के बाद ये जो गोलीबारी, इतने सारे लोग मरे, ये जो है तुरंत जो इलेक्शंस अनाउंस हुए थे उसके बाद की कहानी है। और उसके बाद भी ये चलता रहा। ब्लास्ट आउटसाइड
पोल बॉडी ऑफिस इन बलूचिस्तान. 10 cops killed after militants attack police station in Pakistan. Former 3-time Pak PM Nawaz Sharif seeks 4th term in 2024 elections. फिर ये 6.5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए इलेक्शंस के लिए. 25 लोग मारे गए ट्विन ब्लास्ट में बलूचिस्तान में. फिर 2 लोग मारे गए. ये हाल है आज के पाकिस्तान का. कुछ तो यार वहां के सियासतदानों, शर्म करो कि कहां पे तुमने उस गाड़ी को ला के छोड़ दिया है जो तुमको दी गई थी हमारे द्वारा, और किस तरह से अपनी आवाम की बर्बादी की तारीख लिख दी है आपने. ये रहा पाकिस्तान का नक्शा आज की डेट में. दोस्तों, पाकिस्तान में 5 प्रोविंस है मेन. जो ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा है. इसका एरिया जो है पाकिस्तान के एरिया का करीब करीब 40% है. और ये सिंध है, ये एक दूसरा इनका प्रदेश है, और पंजाब इनका तीसरा प्रदेश है. और ये खैबर पख्तूनवा है जिसे केपी के कहते हैं, ये एक अलग इनका प्रदेश है. और ये जो है इनका आजाद कश्मीर है जो इन्हीं के अंडर में आता है. इनका एक ऑटोनोमस देश है, वो कंट्रोल इनका है. और वो कहता है कि हम आजाद कश्मीर हैं. उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जैसा आपको पता ही होगा. और ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. इतना सा बस कहानी है इनकी, इतना सा खाली फसाना है. इतने देश को ये संभाल नहीं पाए. और जब से पाकिस्तान बना है 2 देश एक ही दिन बने थे 1947 में. उसके बाद से पाकिस्तान के सियासतदानों ने क्या बर्बादी, और उसकी आर्मी ने क्या बर्बादी फैलाई है देश पे कि आज कहां आके देश खड़ा हुआ है कि कोई सरकारी इदारा वहां काम करने को तैयार नहीं है. आज की सरकार का गुलाम बन के सारे इदारे घूम रहे हैं पाकिस्तान में. चलिए थोड़ा सा और बताते हैं पाकिस्तान के बारे में. 24 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है. 8,81,000 या 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है. और ये जो इसके 6 जो इसके प्रांत हैं, 5 तो जो है मेन है इनके, और एक जो है इनका ऑटोनोमस जो आजाद कश्मीर है, उनकी इस तरह से पॉपुलेशन है. सबसे बड़ा प्रांत जो इनका है वो पंजाब है जिसकी कैपिटल लाहौर है. उसकी जो पॉपुलेशन है वो 13.25 करोड़ है. बलूचिस्तान की करीब करीब 2 करोड़ है. इसमें लिखा है 1.48, मेरी जानकारी है 2 करोड़ से ऊपर है पॉपुलेशन. और बलूचिस्तान इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर. इतना सारा एरिया बलूचिस्तान के पास है. और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते. उसका कारण यह है कि जो बलूचिस्तान की सारी वेल्थ है, जो उसकी मिनरल वेल्थ है, जो उसकी नेचुरल वेल्थ है, उसका दोहन जो है पाकिस्तान की सरकार करती है. लेकिन बलूचियों को उसके एवज में कुछ भी नहीं मिलता है. तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज इनके खिलाफ जंग में उतर चुकी है और इनके खिलाफ हथियार लेके खड़ी हुई है कि हमें आपके साथ रहना नहीं है. अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कितनी कितनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है आज की डेट में, कि ऐसा शायद पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं होगा. पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये वही बच्चा था जो गाड़ी मांग रहा था अपने पिता से. ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है थोड़े दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे. मैं क्या इसको डिटेल में बताऊंगा. ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है प्राइम मिनिस्टर रहे. लियाकत अली खान रहे 51 से 58 तक. इस्कंदर मिर्जा रहे. अयूब खान रहे. याया खान रहे. जुल्फिकार अली भुट्टो रहे. और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि उनको हटा दिया जनरल जियाउल हक ने, और उनको फिर फांसी हो गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो को. और उसके बाद उनकी बेटी जो है बेनजीर भुट्टो, जो कहती थी कि कश्मीर के लिए हम हिंदुस्तान से 1000 साल तक लड़ेंगे, वो बेनजीर भुट्टो वो प्राइम मिनिस्टर बनी. उसके बाद नवाज शरीफ जो है 3 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बने. इसमें दोस्तों बता दूं कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है आज तक. वो जो मिलिट्री जनरल थे वो तो अपना कार्यकाल पूरा करते ही थे जब तक उनको दमन करना होता था और दमन का शासन करना होता था. ये इतनी नफरत कहां से लाते हैं लोग, कहां से आपके अंदर इतनी नफरत आती है कि 1000 साल तक जो है इंडिया से वॉर करेंगे. मतलब पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसका जरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया की तरफ रहा हो. उनकी जो रंगों में भारत के प्रति जो दुश्मनी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी दौड़ती ही रहती है. पता नहीं इतना स्ट्रेस कैसे लेते हैं. पाकिस्तान में क्या डॉक्टरों की कमी है? वहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं.
जो उनको मिलिट्री के जनरल्स को, उनकी आर्मी को ये समझाएं कि इतना स्ट्रेस लेना आपके लिए ही, आपके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत खतरनाक है। और नेताओं को समझाया जाए कि इतना स्ट्रेस, इतनी नफरत करना आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके देश के लिए, आपकी देश की आवाम के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन पता नहीं, इनको समझ में आता नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति की धुरी, इनकी राजनीति का आधार ही है हिंदुस्तान से नफरत। परवेज मुशर्रफ, अगेन इन्होंने इनको नवाज शरीफ को हटाया था और उन्होंने जो है 99 से लेकर 2008 तक जो है पाकिस्तान पे राज किया। फिर ये यूसुफ रजा गिलानी थे, फिर ये राजा परवेज अशरफ थे, फिर नवाज शरीफ दोबारा 3 टर्म के बाद फिर 1 टर्म के लिए आए, बट ये भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। फिर ये शाहिद खाकान अब्बासी, चूंकि नवाज शरीफ को जो है करप्शन चार्ज में हटना पड़ा था, तो उनके बाद जो है शाहिद खाकान अब्बासी को जो है 2017 से 18 तक लगभग 1.5-2 साल के टर्म के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनना था और ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और इसके बाद जो है इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे। और आज की डेट में जो काकर साहब हैं, जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मैं एक घटना आपको बताता हूं कि पाकिस्तान हमेशा से ही यूएस के आगे कटोरा लेके भीख मांगता रहा है कि साहब हमको बचा लिए, हमारा एग्जिस्टेंस अगर है तो आपकी वजह से है। हालांकि आज की डेट में यूएस से पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं इमरान खान की वजह से। और जो अभी शहबाज शरीफ की सरकार थी, उन्होंने कुछ ओवरचर्स, कुछ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का यूएस की तरफ, लेकिन वो तो यूएस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपसे दोस्ती करना उसको सूट करता है कि नहीं करता है। तो बात अभी वहीं रुकी हुई है। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी, सोचिए जरा, एक देश की आप हालत देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि यूएस का पिछलग्गू है, यूएस के टुकड़ों पे पलता है। वही शाहिद खाकान अब्बासी जब यूएस के एयरपोर्ट पर गया तो यूएस वालों ने, यूएस की जो फ्रिस्किंग एजेंसी है, जो वहां पे सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने इसके कपड़े उतरवा दिए थे। मैं उसका वीडियो आपको दिखाता हूं कि एक देश के लिए कितने शर्म की बात है कि उसके प्राइम मिनिस्टर के इस तरह से कपड़े उतरवाए जाएं। वन इंडिया हिंदी, ये हाल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। और बातें इनके सियासतदानों से करवा लीजिए आप बड़ी बड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच के दौरान कपड़े उतरवाए गए। दरअसल पिछले दिनों शाहिद अब्बासी अपनी बीमार बहन से मिलने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन जब वो अमेरिका से अपने वतन वापस लौट रहे थे, तब एयरपोर्ट पर उनके साथ एक आम नागरिक की तरह व्यवहार किया गया। ये देखिए, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब्बासी से न सिर्फ उनके कपड़े उतरवाए गए, बल्कि उनकी तलाशी भी ली गई। एयरपोर्ट पर शाहिद अब्बासी का इस तरह अपमान का वीडियो पाकिस्तान के चैनलों द्वारा प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर अब्बासी ने पहले कपड़े उतरवा कर चेकिंग करवाई और फिर सामान लेकर रवाना हुए। वहीं इस वीडियो के बारे में पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की बेइज्जती है। बिल्कुल पूरे राष्ट्र की बेइज्जती है, इसमें कोई शक नहीं। और हर पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनको बहुत बुरा लगा ही होगा। क्या करें बेचारे पाकिस्तान के लोग, जब सियासतदान ऐसे काम करेंगे कि हम वहां से हटे तो अपने पिट्ठू को वहां बैठा दिया अपनी जगह। मतलब नवाज शरीफ ने तो यही किया था। शाहिद खाकान अब्बासी कौन से बहुत बड़े नेता थे, और उनके साथ ये हुआ। आम पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल डूब मरने वाली बात थी। और बहुत सारे वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे आए जिसमें हर पाकिस्तानी को शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसे में शर्मिंदगी महसूस करनी ही पड़ेगी, मगर क्या करे आम जनता। ऐसा नहीं है कि उनको कुदरत ने नवाजा नहीं है, कुदरत ने पाकिस्तान को बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है। हमारे पास कश्मीर है, हमारे उस कश्मीर का थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और वो हिस्सा जो आज़ाद कश्मीर है, ये बेहतरीन खूबसूरती यहाँ पर खुदा ने नवाजी है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की सरकारों ने वहाँ कोई काम नहीं किया, कोई टूरिज्म नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई रोड्स नहीं। कहीं एक आध बन गई हो तो हो सकता है मेरी बात गलत साबित हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया। जबकि इतनी सुंदर वो जगह है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश ये हमारे पास होती। देखिए,
ये हमजा वैली है और ये पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ये काराकोरम रेंज है, ये जो पहाड़ों की श्रृंखला है जो बेइंतहा खूबसूरत है। हुंजा रिवर है, उसी की जो है हुंजा वैली है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं कि वहाँ के लोग 100 साल तक जीते हैं और ये भी कहते हैं कि 60 साल या 65 साल की जो महिलाएं हैं वहाँ पर माँ बन सकती हैं। इतना बड़ा उनका लाइफ स्पैन है और इतनी अच्छी उनकी ज़िंदगी वहाँ पे चलती है। झरने के जो नेचुरल झरने हैं उनके पानी पीते हैं, जो नेचुरल फल फ्रूट्स हैं उनका वो सेवन करते हैं। बेइंतहा बहुत ही खूबसूरत जगह है हुंजा वैली, लेकिन उसको पाकिस्तान के जो सियासत है उसने बर्बाद कर दिया। शायद वहाँ टूरिज्म का कुछ कर दिया होता तो आज अच्छी इनकम हो रही होती, तो आम पाकिस्तानी को जो उसका जीवन स्तर है वो ऊपर उठता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं पाकिस्तान में। कराची शहर जो पाकिस्तान का बिल्कुल अपने, जैसे मुंबई शहर है समुंदर के किनारे, वैसे पाकिस्तान का जो कराची शहर है वो भी समुंदर के किनारे है। और ये वही कराची है जहाँ पाकिस्तान ने भारत के दुश्मन दाऊद इब्राहिम को छुपा रखा है और ये मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद उसके देश में रहता है। जबकि ऐसी ही एक फजियत पाकिस्तान की पहले भी हो चुकी है, जब पाकिस्तान ये कहता था कि ओसामा बिन लादेन हमारे देश में नहीं है और पूरी दुनिया के सामने अमेरिकन कमांडोज ने उसको पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मार गिराया था और मार कर फिर समुंदर में बहा दिया था। तब क्या हुआ था पाकिस्तान की प्रतिष्ठा का और प्रेस्टीज का, ये पाकिस्तान के जनता को या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है। कराची तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर ये देखिए यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं। ये श्योक रिवर है, स्कर्दू पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया जो है इतना खूबसूरत, ये टोम वगैरह वहाँ पे है। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का ही जो है मकबरा है, ये अपने आप में खूबसूरत है। ये देखिए नेचुरल खूबसूरती कितनी, खैबर पास है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, मगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उस देश की जनता के लिए कि उसको कुछ आराम मिलता और विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर वो चलती। ये इकोनॉमिक टाइम्स है, बहुत अच्छा बड़ा प्रतिष्ठित पेपर है। इसमें देखिए क्या हाल है पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अभी पाकिस्तान जो मैंने बताया कि इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि ईरान ने उस पर हमला कर दिया, उधर चाइना ने जो उनका जो मेन प्रोजेक्ट था सीपेक उससे हाथ खींच लिए हैं, ईरान ने कई बार उनके ऊपर हमला कर दिया। इंडिया से भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया से पंगा लेने की स्थिति में पाकिस्तान आज की डेट में है नहीं। उधर अफगानिस्तान का जो तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो, वो तैयार बैठा हुआ है कि हम डूरन लाइन को नहीं मानते, वहां पे सीमा का विवाद है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इन सब का जवाब दे सके। आज पाकिस्तान बहुत बुरी पोजीशन में है। उसका कारण है कि ये जो नेताओं ने इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हुए और अपना लूट खसोट करते हुए, पाकिस्तान की तो किसी ने परवाह की ही नहीं, आम जनता की परवाह तो किसी ने की ही नहीं। जिसको मौका मिला उसने भर भर के लूटा, फिर वो चाहे सियासतदान हो, फिर वो चाहे वहाँ की आर्मी हो, फिर वो चाहे वहाँ के पुलिस वाले हों या वहाँ के जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने लूटा है पाकिस्तान को। आज इस हाल में पहुंच गया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आगे पूरी उसकी इकोनॉमी और उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस आज की डेट में है सब मैं दिखाने वाला हूं। ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा, जब अभी हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पर जो वो बलूचिस्तान वाला एरिया है उस पर अटैक कर दिया था, उसमें 8-9 पाकिस्तानी मार दिए थे। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। मतलब उनका कहना था कि हम तो भाई भाई हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए रिटेलिएट करना था कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो ईरान के किसी हिस्से पर कुछ तो हमला करो, वरना दुनिया क्या बोलेगी। ईरान ने तो हमला करके बलूचिस्तान के एरिया में 8-9 लोग मार दिए। पाकिस्तान ने हमला किया तो ईरान ने फिर दोबारा उसके ऊपर हमला कर दिया, फिर उसके लोग मार दिए। ये हाल है आज पाकिस्तान का। गनमैन इन ईरान किल 9 पाकिस्तानी डेज आफ्टर टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जो ईरान ने पहले हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पे हमला किया। ईरान ने फिर दोबारा उस पर हमला कर दिया। फिर पाकिस्तानी ईरानियन क्रू थैंक्स इंडियन नेवी फॉर सेविंग देम फ्रॉम सोमाली पायलट्स। 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान के जो क्रू थे, जो फिशरमैन थे, वो सोमाली पायलट्स ने कैप्चर कर लिए और उसको अगर इंडियन नेवी न होती, जो INS सुमित्रा वहां पे पेट्रोलिंग कर रही थी, कोस्ट गार्ड जो है, उसने इनको बचाया। हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा इस पे शुक्रिया कहा है, तो हम भी
उस बात का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की जनता ने बहुत अच्छा बोला है और उसको मैं एक्नॉलेज करता हूं। ये हाल है पाकिस्तान का अभी। और देखिए इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। 44% ऑफ द एरिया, लैंड एरिया पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में है। और सारी जो मिनरल वेल्थ है उसमें भी बहुत ज्यादा परसेंटेज ऐसा है जो बलूचिस्तान में पैदा होता है। लेकिन बलूचिस्तान के लिए चूंकि पाकिस्तान कुछ करता नहीं है तो वहां के लोग इसके खिलाफ हथियार उठा के खड़े हो गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, देखिए उन्होंने क्या किया। मार्क सिटी को अपने कब्जे में ले लिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और अपने उन्होंने बयान जारी किया कि ये 15 घंटे से हमारे कंट्रोल में है। बताइए सरकार पाकिस्तान में क्या कर रही है और उसकी जो सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है कि एक लिबरेशन आर्मी आप ही के स्टेट की आके आप ही के एक शहर पे धावा बोल दे और उसको अपने कब्जे में ले ले। ये हो रहा है पाकिस्तान में। द बलोच लिबरेशन आर्मी claimed on Tuesday that it has taken control of Mark City and its surrounding areas for the past 15 hours as part of Operation Darai Bolan. In a statement dated January 30, जियान बलोच जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि 4 बलूच फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द मजीद ब्रिगेड हैव मेड देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस। मतलब बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो वो दमन करती है, बलूचिस्तान में जो अत्याचार करती है बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग खड़े हो गए हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए लड़ाई होके रहेगी, हम अपना हक लेके रहेंगे। देखिए आगे होता क्या है। बलूचिस्तान में तो ये सब हो ही रहा है, उधर सिंध में भी एक अलग देश की मांग हो चुकी है और वहां के लोग अपना एक सिंधु देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं उसका अंत है नहीं। जितने भी उसके स्टेट हैं लगभग हर स्टेट में यही समस्या है कि सब इस देश से, जो अभी की जो सरकार है उससे नाराज हैं बुरी तरीके से, क्योंकि जनता को कुछ मिला नहीं और जनता के दुखों का कोई अंत है नहीं। उधर गिलगिट बल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK, वहां के लोग भी इंडिया के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने उनकी हालत जो है बद से बदतर कर रखी है। ये हाल है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन का आज की डेट में। ये इनके जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उसका जो ब्लैक लाइन है ये दिखा रही है कैसे ये ड्विंडल हो रहे हैं, कैसे धीमे धीमे नीचे गिर रहे हैं। और आज की डेट में हालत यह है कि 2023 में ये -5 बिलियन US डॉलर्स हो गया है, और ज्यादा, बल्कि मेरे ख्याल से 5.25 बिलियन US डॉलर्स वो माइनस में है। पता नहीं कहां से लाएंगे पैसा। ये माइनस क्या होता है, ये यही जाने कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को हैंडल किया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो -5 बिलियन, -5.25 बिलियन डॉलर, ये जो ग्राफ दिखा रहा है, इस तरह से इकोनॉमी को हैंडल किया। और करेंट अकाउंट बैलेंस जो है वो 0 है, कुछ नहीं है। ये जो हरी डॉट में जो आप लाइन देख रहे हैं ये 2023 है और करेंट अकाउंट बैलेंस मतलब अकाउंट में कुछ है ही नहीं, ना आना ना जाना ना खर्चा ना कुछ भी नहीं, नथिंग, 0, अकाउंट बैलेंस इज 0। ये देखिए इन्फ्लेशन का ये हाल है। ये जो ब्लैक लाइन है ये इन्फ्लेशन दिखा रही है। ये इन्फ्लेशन जो है ये परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, ये 30% से ऊपर है इन्फ्लेशन, अराउंड 33% इन्फ्लेशन। और ये ईयर ऑन ईयर है कि मतलब पिछले साल जो था 2023 से पहले 2022 में था उसके ऊपर जो है 33% जो महंगाई है और बढ़ गई है। और जो रेपो रेट है इसका हाल देखिए, ये 100% बढ़ी होगी। ये देखिए ये बढ़ गई। रेपो रेट का बढ़ना तो बड़ी खतरनाक चीज होती है। रेपो रेट वो होता है जो बैंक्स हैं, जो आपके यहाँ तमाम सारे बैंक्स होते हैं देश में, जैसे हमारे यहाँ भी हैं तो उनके यहाँ भी होंगे, वो बैंक जो वहां की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब नाम से मत जाइएगा, जो अपने यहाँ जैसे सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक, वैसे पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक है। तो जो बाकी बैंक जो हैं जो पैसा लेते हैं रिजर्व बैंक से, वो जो रिजर्व बैंक उनसे इंटरेस्ट लेता है कि हमने आपको 100 करोड़ रुपए दिए, इसका हमारा ये इंटरेस्ट होगा। तो वो इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो जो बैंक आगे पब्लिक को लोन देंगे, पब्लिक की जो सेवा करेंगे बैंक, वो ही जो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पब्लिक से भी चार्ज किया जाएगा। तो पब्लिक की तो हालत ऐसे में खराब हो जाएगी कि इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे दें। ऐसे ही इकोनॉमी चौपट होती है और ऐसे ही इन्फ्लेशन जो है बढ़ता है। तो देखिए रेपो रेट का क्या हाल है। रेपो रेट मतलब होता है REPO,
रेपो रेट, इसका जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। तो रीपर्चेज ऑप्शन का REP और ऑप्शन का O, ये हो गया रेपो रेट। तो बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक है, उसने रेपो रेट बढ़ा दिया। देखिए ये पहले बढ़ा था, फिर ये कम हुआ, फिर देखिए अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है जनता के लिए। फिर देखिए पाकिस्तान रुपी पर US डॉलर, मतलब पाकिस्तान का जो रुपया है वो भी बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गया है। ये देखिए ऑरेंज लाइन है, ये बता रही है कि ये पाकिस्तान का जो रुपया है वो करीब करीब 280 रुपया एक US डॉलर के बराबर है 2023 में। और कल तक जो है वो जो पाकिस्तानी रुपया था 272 रुपया या 270 रुपया, वो था एक US डॉलर के बराबर। कल इलेक्शन की जो गिनती शुरू हुई, कल जो इलेक्शन खत्म हुए हैं उसके बाद जो इलेक्शन की गिनती शुरू हुई है, तो स्टॉक मार्केट भी पाकिस्तान का चरमरा गया है, कराची स्टॉक एक्सचेंज भी गड़बड़ा गया है। और जो ये US डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तानी रुपए का रेट है वो भी 272 से एक ही दिन में 280 रुपए पहुंच गया। ये बहुत बड़ी घटना है, एक ही दिन में 8 रुपया जो है पाकिस्तान की करेंसी गिर जाए, ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। ये देखिए एक और मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। Pakistan's total public debt was $239.7 billion. Now, the country's gross domestic product, or GDP, is at $340.6 billion. Now, the debt to GDP ratio is 77%. This means that Pakistan will have a hard time repaying its debt. To put it in context, the public debt distributed among the 241 million citizens is roughly around $993 US. ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना डेट है, इतना कर्जा है कि अगर उसको हर जो पाकिस्तान का जो नागरिक है उस पे हर आदमी पे बांट दिया जाए तो एक आदमी के ऊपर 2,78,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए का कर्ज आज की डेट में है। मतलब हर पाकिस्तानी नागरिक जो है वो अपने सर पर 2,78,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए का कर्ज लिए घूम रहा है। ये हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ये हाल इन लोगों ने कर दिया है। उन लोगों का जो एक्सपेक्ट करते थे आपसे कि आप देश की गाड़ी को अच्छी तरह चलाएंगे और हमारे जीवन को आसान बनाएंगे और हमारे सपनों को साकार करेंगे। अब इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी को वहां जीने में, रहने खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो पाकिस्तानी सरकार ने क्या किया कि कोयले पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया। वो सब्सिडी भी इतनी बढ़ गई है कि अब सरकार के बस का नहीं है कि उसको हैंडल कर पाए। देख लीजिए वो भी रिपोर्ट। The Pakistani government has historically subsidized fossil fuels. However, in 2022, these subsidies saw a significant and unprecedented increase. ये देखा आपने कि सब्सिडी बढ़ रही है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, लेकिन उसकी जो अर्थव्यवस्था है इसके भी बढ़ने से चरमरा रही है। अब जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई अंत नहीं, पूरी दुनिया में प्रचारित है ये बात। हम लोगों को भी पता है एज इंडियंस कि पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिलके, ये जो इमरान खान की सरकार थी ये तो बिल्कुल चाइना के आगे घुटने टेके हुए थी। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर जो सीपेक कॉरिडोर बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें था कि वो उधर नॉर्दर्न गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए और चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है वहां से होते हुए और ग्वादर एयरपोर्ट तक जाएगा। तो चाइना जो है अपना माल जो है वो इस एरिया से यहाँ से भेज के सीधे ग्वादर एयरपोर्ट और फिर यहाँ से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए यूरोप भेजेगा और जो अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पड़ती हैं वहाँ भेजेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट में ये था, बड़े सपनों से और बड़े अरमानों से उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। ये था कि उस रोड के किनारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे बिजनेस हब्स बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, मॉल्स बनेंगे और पता नहीं क्या क्या उसके सपने चाइना ने दिखाए और पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप में ले लिया। पाकिस्तान की तो कमर टूट गई इसको बनाने में और चाइना ने जो जो वादे किए थे वो सब वादे भी टूट गए हैं। अब सीपेक जो कॉरिडोर है वो बंद हो चुका है और उसको जो है बंद करने के लिए जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो जो शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कर दिया है। उसका प्रूफ मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और एक समस्या और है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी समस्या जो पनप रही, जिसका अभी हाल ही में पाकिस्तान के पास तो
होने वाला है नहीं। उसका कारण ये है, और वो जो समस्या है वो ये है कि जो पहले जब पाकिस्तान जो है इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, तो इंडिया पाकिस्तान पूरा एक ही था, तो पाकिस्तान को तो वजूद भी नहीं था। तो उस समय ब्रिटिश का शासन था इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, और उसके जो एक सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के, उनका नाम है मॉर्टिमर ड्यूरेंट। तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, तो अफगानिस्तान के अमीर जो थे उस समय, मतलब जो रूलर थे अफगानिस्तान के, अब्दुल रहमान खान, उनके साथ जो है सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट का एक समझौता हुआ था, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को एक डिफाइन कर दिया था कि एक ड्यूरेंट लाइन जो 2640 किलोमीटर लंबी है, या यूं कहें कि 1640 मील लंबी है, तो उस सीमा को जो है ड्यूरेंट लाइन से डिफाइन किया गया था। और ये जो समझौता हुआ था ये 12 नवंबर 1893 को हुआ था, और ये 100 साल तक समझौता चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसी 100 साल के अंतराल में, मतलब 1893 12 नवंबर, और उसके बाद 1993 में आके 100 साल होते हैं। इसी दौरान 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। कुछ दिनों तक तो ये मामला उठा ही नहीं और ऐसे ही यूं ही चलता रहा, लेकिन अभी लेटली जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने कह दिया कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। और वो जो एरिया है जो फाटा जिसको बोलते हैं, FATA, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, ये पाकिस्तान का एक एरिया है, वहाँ पे इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जन्म हो चुका है 2006-2007 में, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, ये उस तालिबान से अलग है जो अफगानिस्तान में आज की तारीख में शासन कर रहा है, लेकिन इनकी सोच वही है, जैसी उनकी सोच है वैसी ही इनकी सोच है। ये पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहते हैं, और फिर इनका ये भी इरादा है कि इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। तो खैर, इंडिया तो अपने दिमाग से निकाल दें आप लोग, अभी आप पाकिस्तान में रहिए और वहीं पे जो भी आपकी मंशा है उसको पूरी करिए। तो ये रहा तहरीक तालिबान का जो थोड़ा सा परिचय है मैंने आपको दिया। ये जो सीपेक कॉरिडोर का मैंने आपको बताया, इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो ये 8 फरवरी 2024 की अभी की ही रिपोर्ट है। चाइना ने एक बार अनाउंस कर दिया 25 दिसंबर 2020 को, चाइना बैकिंग अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल फाइनेंशियल प्रोमिसेस टू पाकिस्तान अंडर CPEC। चाइना बहुत बड़ा धोखेबाज है। दुनिया के देशों में जहां जहां चाइना ने लोगों से एग्रीमेंट किया, लोगों मतलब देशों से एग्रीमेंट किया, उनको चाइना ने अपने डेट ट्रैप में फंसा के बर्बाद कर दिया। श्रीलंका अभी उसका ताज़ा उदाहरण है, और बहुत सारे अफ्रीकी देशों में भी चाइना ने अपना पैसा लगाया है और उनको जो है लोन दिया है और अपने डेट ट्रैप में फंसा ही लिया है। वो भी बातें अभी धीमे धीमे सामने आएंगी। फिलहाल अभी इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। चाइना डिनाइज सीकिंग एडिशनल गारंटीज फॉर $6 बिलियन लोन फॉर रेल प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कोई $6 बिलियन का लोन मांगा था। चाइना ने जो है पाकिस्तान को एडिशनल गारंटी देने से भी मना कर दिया। वो कोई $60 बिलियन का जो सीपेक बन रहा था उसमें कुछ एडिशनल पैसा चाहिए था, वो भी चाइना ने मना कर दिया। पाक इंटरनल रिपोर्ट एलिजेस चाइना में हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम CPEC एट द कॉस्ट ऑफ लोकल्स। अब देखिए, पाक की जो एजेंसी है वो कह रही है कि ये तो सोते रहे और चाइनीज इनके देश में आके काम करते रहे और उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स बनाए हैं एट द कॉस्ट ऑफ लोकल, जो वहां की जो लोकल जनता है और जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है। मतलब चाइना वहां पे आके काम करता गया और प्रॉफिट कमाता गया, और आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां, आपकी इंटेलिजेंस सब सोती रही। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चाइना पाकिस्तान एम्ब्रॉयड इन मेजर डिसएग्रीमेंट ओवर CPEC फंडिंग। देख रहे हैं क्या क्या रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। इंडिया वार्न्स ऑफ डेंजर्स ऑफ हिडन एजेंडाज इन अनवायबल प्रोजेक्ट्स और अनसस्टेनेबल डेब्ट। इंडिया ने कई बार इनको चेतावनी दी कि मत पड़ो चाइना के चक्कर में, ये बर्बाद हो जाओगे। इन्होंने इंडिया की कहाँ सुननी, इंडिया को तो ये दुश्मन मानते हैं। तो देखिए वही हुआ अल्टीमेटली जो इंडिया ने कहा था, और इंडिया ने ये भी एग्जांपल दिया कि चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। श्रीलंका सीधा अभी ताज़ा एग्जांपल है, बट नहीं माना। श्रीलंका अश्योर्स चाइना ऑफ कंटिन्यूड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो उसका दिमाग अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। ये 2023-24 अक्टूबर की रिपोर्ट है। फिर पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल जो CPEC में काम कर रहे थे, सीपेक में, वो काफी मारे भी गए हैं। 1 चाइनीज नेशनल किल्ड, 2 इंजर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन पाकिस्तान। ये 28 सितंबर
2022 की है। तो इस तरह से मतलब ये कहाँ तक पढ़ेंगे, बड़ी दिक्कत है। ये CPEC प्रोजेक्ट तो फाइनली बंद हो चुका है और इसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल लूट गया और पाकिस्तान के साथ चाइना ने धोखा कर दिया। फिर ये और CPEC की और रिपोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस गार्डिंग CPEC प्रोजेक्ट्स अटैक्ड इन अच्छा, बलोचिस्तान को तो अच्छा लग नहीं रहा है, वो जा रहा है बलोचिस्तान, ग्वादर पोर्ट वहीं पे है, तो वहां पे उनको कुछ मिल नहीं रहा है और CPEC बन रहा है। चाइना उनकी वेल्थ जो है, जो मिनरल वेल्थ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको लिए जा रहा है। वो देख रहे हैं पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कुछ कर नहीं रही है। बलोचियों को बुरा लग रहा है कि हमारी संपत्ति, हमारे मिनरल रिसोर्सेज, हमारी प्राकृतिक रिसोर्सेज सब लुटे जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है इनके खिलाफ धावा बोल दिया। चाइना रिफ्यूजेस टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन स्पेसिफिक एरियाज अंडर CPEC, फिर मना कर दिया। कैश स्ट्रैप पाकिस्तान सीक्स $2 बिलियन लोन फ्रॉम चाइना। अब वो मना कर रहा है तो फिर पाकिस्तान कटोरा लेके उनके पास खड़ा है कि $2 बिलियन लोन जो है चाइना हमको दे दे। भाई क्यों दे देगा, इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप उसको लुटेरा भी कह रहे हो, आप कह रहे हो कि लूट लिया हमको, उसके बाद फिर खड़े, ये मजबूरी है। ये यहाँ पे आके पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी हो गई है कि कहीं भी कटोरा लेके जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देश को तो किसी न किसी कीमत पे बचाना ही है। अगर ये इतनी अच्छी सोच है तो जाइए कटोरा लेके, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये IMF के पास भी पहुंच गए। अब सोचिए, IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो ऐसी एजेंसी है जहां जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई भी देश जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि उसको फॉलो करना किसी देश के बस की बात नहीं है, वो खासकर तब जबकि वो खुद लुट चुका हो। और वही IMF के लोन के चक्कर में जो पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस 30% 40% बढ़ाए गए, पहले इमरान खान के टाइम पे, और उसके बाद जब ये शहबाज शरीफ की सरकार आई उनके टाइम पे फिर इमरान खान के हटते ही फिर शहबाज शरीफ ने 30% 40% बढ़ा दिया जो महंगाई थी। और पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा महंगाई कर दी, जिससे जनता बहुत ज्यादा परेशान। उसको लगता है इससे अच्छा तो इमरान खान ही थे। इमरान खान जो है वो बढ़ा नहीं रहे थे, वो प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे थे कि नहीं बढ़ाएंगे जनता मर जाएगी। और जैसे इमरान खान की सरकार गई और शहबाज शरीफ और इनकी जो PPP पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बेनजीर भुट्टो वाली, जिनका वो बेटा है बिलावल भुट्टो जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है, जैसे ये सरकार आई इन्होंने एकदम से बेतहाशा महंगाई बढ़ा दी। तो जनता को तो लगता है कि भाई इससे अच्छा तो वही थे, बट ठीक है, लेकिन अब जनता क्या करे, सरकार जिसको जो कर रही है उसको तो बर्दाश्त करना है जनता को। देखिए फिर आगे, ये मैं आपको बता रहा था कि ऑन 17 अगस्त 2022 प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल टू अबॉलिश द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंसेंट बाय चाइना। अब वो भी अबॉलिश कर दिया है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय चाइना। क्या होगा, प्रोजेक्ट तो खत्म ही हो गया, चाइना क्या करेगा उसमें? चाइना को जितना माल काटना था वो काट लिया है। उसके बाद जब ये शहबाज शरीफ की सरकार आ गई इमरान खान को हटा के, तो ये जो अपना पॉलिटिकल वेंडेटा जैसे होता है एक दूसरे के खिलाफ, मैं किसी का पक्ष ले नहीं रहा हूं, जो फैक्ट है बता रहा हूं, इन्होंने इमरान खान को जो है परेशान करना शुरू कर दिया और इमरान खान को हाउस अरेस्ट हो गया और बहुत सारे केसेस मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए गए। बहुत सारे करप्शन केसेस उनके और उनकी पत्नी जो बुशरा बी हैं उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सरकार के जो है कदमों में आ गया। जो इलेक्शन कमीशन है, आर्मी, फलाना, जो भी जितने भी जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर और जो भी जो रूलिंग सरकार थी उसने सारे इंस्टीट्यूशन से कहा कि जो हम कहेंगे वो होगा, और वही हुआ। उसके चक्कर में इमरान खान की किसी भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई सुनवाई नहीं, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में कोई सुनवाई नहीं। इमरान खान को फाइनली जेल हो गई, उनकी पत्नी को जेल हो गई, 10 साल की जेल है। वो साइफर केस में जो उन्होंने पर्ची लहराई थी, बताया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन हुआ है, और 14 साल की जेल जो है वो तोशाखाना केस में हुई है इमरान खान और उनकी पत्नी को, बुशरा बी को। और जब ये हुआ कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया गया या उनको जो है परेशान किया गया, तो पब्लिक जो है, चूंकि उनका अच्छा खासा समर्थन है, उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
उस पार्टी के समर्थकों ने जो है आर्मी के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उन पे हमला बोल दिया और सरकार के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उन पे हमला बोल दिया। उसका भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान एक्स पीएम इमरान खान सेंटेंस टू 10 years जेल इन स्टेट सीक्रेट्स केस, 10 साल की सजा। वो जो साइफर केस था, जो पर्ची एक रैली में जनता के सामने जहां लाख 1.5 लाख की भीड़ थी, एक पर्ची लहरा दी थी और कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन है, उसमें 10 साल की जेल, 14 साल की जेल। तोशाखाना केस में, तोशाखाना केस वो होता है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं बाहर जाते हैं या लोग जो उनसे मिलने आते हैं उनको कोई गिफ्ट देते हैं या बाहर जो गिफ्ट मिलते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो वहाँ के देश की प्रॉपर्टी होती है, जनता की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो जो इनको जो गिफ्ट्स मिले थे और जो इनको जो भी चीज़ें सामान मिले थे बाहर और विभिन्न देशों में, उनका इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया या उनको बेच दिया, उसके बदले में पैसे ले लिए। तो ये तोशाखाना केस ये केस है। और इसके बाद जब इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया गया, उनको परेशान किया गया, तो जो मैंने बताया कि उनके समर्थक जो है उस सड़कों पर उतरे, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें तो हालत ये है कि कोई जो है सरकार के इस्टेब्लिशमेंट से मोर, जो पक्षी होता है पीकॉक, उसको उठा के लिए जा रहा है, कह रहा है ये दिल मांगे मोर। लोगों ने पूछा उससे कि ये तुम मोर क्यों ले जा रहे हो, तो बोले ये तो मेरे पैसे का है, सरकारी मोर है, सरकारी पैसे से खरीदा गया है, जनता का पैसा है। देखिए आप, आपको बड़ी हंसी आएगी, मजा आएगा आपको। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं, जो इमरान के समर्थक हैं, उनकी हाउस अरेस्ट, उनके अरेस्ट के बाद ये सड़कों पर उतर पड़े। ये तांडव हुआ है पाकिस्तान में। ये देखिए मोर लिए जा रहा है, पीकॉक। देखिए क्या हाल किया है, पूरा ये आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसको जला दिया है, पार्क आर्मी कमांडर। तो देखा दोस्तों क्या हाल किया इमरान खान के सपोर्टर्स ने, आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स का और बाकी जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। तो दोस्तों ये प्रोग्राम करने का जो मतलब था वो ये था कि कल जो है पाकिस्तान में चुनाव हुए और जो शहबाज शरीफ जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जो काकर साहब जो बलूचिस्तान के हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं,
इनके जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, वही पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और जब इमरान खान की सरकार आई तो उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हुए, उनको परेशान करना शुरू किया। वो यहाँ से पाकिस्तान से लंदन भाग गए, और जब तक इमरान खान की सरकार रही तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी लंदन से पाकिस्तान आने की, क्योंकि उनके ऊपर इतने करप्शन चार्जेस थे और ऐसे कोर्ट से ऑर्डर्स पास करा लिए गए। तो ऐसे ऐसे ऑर्डर्स कोर्ट ने पास कर दिए कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान लौट के आते तो गिरफ्तार हो जाते। जब इमरान खान की सरकार गई, दूसरी बाकी जो दोनों मेजर पार्टीज हैं, PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो बेनज़ीर भुट्टो वाली, जिनका बेटा बिलावल भुट्टो है, इन दोनों ने हाथ मिला लिया और बाकी पार्टियां भी इनके साथ आ गई। तो इमरान खान को हटना पड़ा। फिर शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर इन्होंने अपने भाई जो हैं इनके नवाज शरीफ, उनके लिए रास्ता साफ किया। सारी अदालत से सारी कार्रवाई इस तरह से करा दी गई कि मन माफिक जो है फैसले हो गए, जितने केसेस थे वो विड्रॉ हो गए, और नवाज शरीफ जो है लौट के पाकिस्तान आ गए। और उनका एक ख्वाब था कि जो हम ये जो चुनाव कराएंगे वो अपने हिसाब से कराएंगे। आर्मी का सपोर्ट उनके पास था ही, आर्मी उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, कोर्ट सारे उनके, सुप्रीम कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनकी, और भी जितने वहाँ के जो टैक्स वाली जो एजेंसीज हैं वो सब उनकी, सब कुछ उनका। तो कौन रोकने वाला था? वो तो इतना ज़्यादा आश्वस्त थे कि वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले ही लेंगे 2-4 दिन में। उन्होंने अपनी एक कैबिनेट भी बना ली थी कि ये कैबिनेट में ये मंत्री रहेंगे, ये इस विभाग के मंत्री रहेंगे, ये इस डिपार्टमेंट के मंत्री रहेंगे। तो उन्होंने इतना आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, इस तरह का काम भी किया। और ये भी तय हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने के बाद जो किस देश का पहला दौरा करेंगे, कौन कौन से देश हैं जहां वो जाएंगे। और अंदेशा ये भी है कि इमरान खान की पार्टी चाहे जितनी सीटें ले आए, अल्टीमेटली सेना का जो रोल है वो उसमें आ ही जाएगा। और जो बाकी 2 पार्टियां हैं, नंबर 2 और नंबर 3, और उसके बाद नंबर 4 या मे बी उसके भी नीचे की नंबर की जो पार्टियां हैं, वो मिल के सरकार बना लें और इमरान खान को सरकार से बाहर रखा जाए, क्योंकि सेना नहीं चाहती कि इमरान खान की वापसी हो। ऐसे में क्या होगा कि जब अगर इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके आती है तो उनके समर्थकों में क्या संदेश जाएगा? क्या लगता है कि चुप बैठेंगे? हो ये भी सकता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए और सेना ही सरकार बना ले और जो आर्मी चीफ है वही उस देश का हुक्मरान बन जाए। ऐसी भी संभावना है। पाकिस्तान की जनता की वेदना देखिए, पीड़ा देखिए, उनका दर्द देखिए, उनकी बदकिस्मती देखिए कि एक तरफ नवाज शरीफ हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए दुनिया भर की तिकड़म भिड़ा रहे हैं, करप्ट हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, देश छोड़कर लंदन में रहे हैं 5-6 साल और फिर चले आए हैं पाकिस्तान में सत्ता हथियाने के लिए। तो एक तरफ हो गया नवाज शरीफ, दूसरी तरफ हो गया वो आसिफ अली जरदारी जो PPP का जो हेड है, बिलावल भुट्टो के जो पिता हैं, उनके ऊपर ये धब्बा है, उनके ऊपर ये ब्लॉट है कि वो मिस्टर 10% कहलाए जाते थे। और अपनी प्रेसिडेंसी में जब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने पाकिस्तान को जो लूटा है उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और सुना यह है कि इलेक्शन रिजल्ट जब से आने शुरू हुए हैं, आसिफ अली जरदारी बहुत सारा पैसा लेकर आ गए हैं सरकार के लिए मोल भाव करने, जो सांसद हैं उनकी खरीद फरोख्त करने के लिए। एक तरफ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हो गए और दूसरी तरफ इमरान खान हैं, उनके ऊपर भी करप्शन के भयानक चार्जेस लगाकर इस सरकार ने उनको जेल में डाल रखा है। तो क्या करें? पाकिस्तान की जनता की तकदीर यही है कि एक चोर को छोड़कर दूसरे चोर को चुनना है, एक लुटेरे को छोड़कर दूसरे लुटेरे को चुनना है। कोई अच्छी चॉइस उनके सामने है नहीं। अब जो तकदीर में लिखा है वो तो झेलना ही पड़ेगा। देखें आगे होता है क्या। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट आपका हो जाए, चाहे हाई कोर्ट आपका हो जाए, चाहे निचली अदालतें आपकी हो जाए, चाहे पुलिस आपकी हो जाए, चाहे टैक्स अथॉरिटीज आपकी हो जाए, चाहे आर्मी आपकी हो जाए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी हो जाए, या सब कुछ जितना सरकार का है सब कुछ आपके पास हो जाए, लेकिन जब जनता फैसला कर लेती है तो आपकी ये सब चीजें जो हैं धरी की धरी रह जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान में। शायद इमरान खान के ऊपर इतना जो जुल्म किया गया इस सरकार के द्वारा कि उनकी पत्नी को भी जेल, उनको भी जेल, फिर एक मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा,
फिर करप्शन के केसेस, फिर उनकी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल भेज देना, फिर उनकी सारी पार्टी के जो मझोले कार्यकर्ता हैं उनको विभिन्न राज्यों में जेल में भेज देना, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना, और फिर उनका जो इलेक्शन सिंबल था उसको भी छीन लेना। उनका इलेक्शन सिंबल था बल्ला, बैट, जो क्रिकेट का बैट होता है, उसको भी छीन लिया गया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके जो भी कैंडिडेट्स चुनाव में लड़ रहे हैं वो सब जो है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। और नवाज शरीफ जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक शायद लाहौर से कोई सीट है और एक मनसेहरा, दोनों जगह से वो चुनाव हार रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही। मैं इस पर अभी फाइनली कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि वो चुनाव जो है कम से कम एक जगह से तो हार ही गए हैं और दूसरी जगह से मैनेज हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान का वो भागा हुआ है, उसका मोबाइल बंद है। आर्मी का जो आसिफ मुनीर, जो इनका आर्मी चीफ है, वो भी भागा हुआ है, उसका मोबाइल बंद है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं इसको कंफर्म अभी नहीं कर सकता। और भी जो सरकारी जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी सब भागे हुए हैं। उनकी जो मोबाइल है और जो भी उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है वो सब बंद है। ये आज की डेट के हालात हैं पाकिस्तान के अभी तक के। और मैं नंबर्स तो आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो जब तक अपलोड होगा मेरे ख्याल से 24 घंटे हो चुके होंगे। इस समय 9 फरवरी को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और लगभग 8 बजने वाला है, इस समय तक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, जिसके कैंडिडेट जो है एज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो लीड में है और लगभग आधी सीटें उन्होंने जीत ली हैं या आधी सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये हाल है पाकिस्तान की जो राजनीति है, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उसका ये हाल है। और जिस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें जो कराची का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बुरी तरह जो है जो इंडेक्स है वो डाउन हुआ है। जो पाकिस्तान में शेयर होल्डर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जो पाकिस्तान के बिजनेस हाउसेस हैं वो भी बड़ी चिंता में है कि कौन सी सरकार आएगी, हमें किधर जाना है, हमने इनको सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट करना। बहरहाल जो भी है, मैंने आज की स्थिति के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और पाकिस्तान की छोटी सी हिस्ट्री भी आपको बताई, क्या क्या समस्याएं पाकिस्तान झेल रहा है और किन किन समस्याओं से अभी आगे उसको रूबरू होना है, वो भी अभी कुछ ही दिनों में सब सामने आने वाली हैं। बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं पाकिस्तान के लिए खुले हुए हैं जहाँ पे समस्याएं उसके लिए मुंह बाय खड़ी हुई है। और मैंने आपको कहा था पहले ही जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था कि गाड़ी अगर चलानी आती नहीं थी तो क्यों इस बात की जिद की कि मुझे गाड़ी चाहिए और अपने परिवार के साथ सुखी रहना है। ना गाड़ी ठीक से चल रही, ना परिवार सुखी है, यानी जनता वो सुखी नहीं है। गाड़ी आपकी टूट चुकी है, देश आपका चरमरा चुका है। ऐसे तो शासन नहीं होता है और ऐसे करना भी नहीं चाहिए था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सरकार आए जो अच्छी तरीके से, बहुत निश्चल मन से वहाँ की जनता की सेवा करे, वहाँ की जनता के विकास के लिए रास्ते खोले। वरना जिस राह पर पाकिस्तान जा रहा है तो सामने सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा ये इतनी जानकारी से भरा हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी दें। नमस्कार दोस्तों।